एक प्रोफेशनल कलरिस्ट बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की लिस्ट मैंने निकाल ली है। पर क्यों? सी बात है रिसेंट की, साल है 2025 और मैं हूँ आयुष। प्रोफेशन से मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ एंड एक सिनेमेटोग्राफर होने की वजह से मैंने काफ़ी सारे कलरिस्ट के साथ इंटरेक्ट किया है। उनका जो वर्क प्रोसेस है, उनका जो काम है एग्जैक्टली वो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग और एक्साइट करता है। और वो क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है कि वो किस तरह से अपना काम करते हैं और मेरे फुटेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं। फॉर वट एवर रीज़न अभी मेरे पास कुछ महीनों का टाइम है, सो मैंने सोचा क्यों ना इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। सो ये है डे वन ऑफ अ बिगिनर ट्राइंग टू बिकम अ प्रो कलरिस्ट। सो क्योंकि अब मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा सीरियसली ले रहा हूँ, सो मैंने एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिएगी ये करने के लिए। लिस्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ ऑब्वियस चीज़ें रास्ते से हटाना चाहता हूँ। सी एज ह्यूमंस हम कलर से घिरे हुए हैं। हमारे हर एनवायरनमेंट में कलर है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डे, नाइट। हर एनवायरनमेंट की अपनी एक टोनालिटी है जो इसे हमारे लिए रियल बनाती है। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे आईज एंड ब्रेन्स इन सारे एनवायरनमेंट्स के साथ कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते हैं। ये हम कॉन्शियसली नहीं करते हैं। आप देखेंगे कभी आप एक बहुत डार्क एनवायरनमेंट से अचानक से बहुत ब्राइट एनवायरनमेंट में चले जाए, आपके ब्रेन को कुछ सेकंड्स लगते हैं उस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस हमें चाहिए एक डार्क कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जहां हम सीरियसली इस पर काम कर सकें। ये मेरा एनवायरनमेंट है, पर काम करते वक्त सेटअप ऐसा नहीं होता है। ये की लाइट, ये बैक लाइट ऑफ रहते हैं और ये इसलिए ऑफ रहते हैं ताकि काम करते वक्त मेरा फोकस 100% ऑफ द टाइम उस कलर पर रहे जो मैं ग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मेरे ब्रेन को किसी और एक्सटर्नल एलिमेंट से एडजस्ट ना करना पड़े। सो एक डार्क एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एंड सेकेंडली, एक प्रोजेक्ट को मैंने देखा है बहुत लंबा खिंच सकता है। एक प्रोजेक्ट में थाउजेंड्स ऑफ क्लिप्स होते हैं जिसको ग्रेड करना पड़ता है। सो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है जहां पर आप स्ट्रगल ना करो कॉन्स्टेंटली एंड 100% अपना फोकस काम पर दे सको। सो इसके बाद जो सेकंड ऑब्वियस चीज है उसके लिए चाहिए हमें छोटा सा हिस्ट्री लेसन। सी जब पहले फिल्म्स पर शूट हुआ करते थे, उन्हें डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं किया जाता था। वो फिल्म स्ट्रिप्स पहले फिल्म लैब्स के पास जाते थे, उन पर प्रोसेसिंग होती थी, वो अलग अलग केमिकल बाथ से निकलते थे। वहां पर वो स्ट्रिप्स फिजिकली उन केमिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते थे जिससे उन्हें उनका वो यूनिक टेक्सचर और लुक मिलता था। फिर धीरे धीरे फिल्म्स में डिजिटल मीडियम आने लगा एंड फिल्म मेकर्स को पता चला कि वो फिल्म के कलर्स को डिजिटली और बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो फिल्म लैब्स के बस के बाहर की बात थी। DI कलरिस्ट्स, इसमें DI का मतलब है डिजिटल इंटरमीडिएट। सो इनका काम हुआ करता था उन फिल्म स्ट्रिप्स को स्कैन करना, प्रोसेस करना, डिजिटली उनके कलर्स मैनिपुलेट करना फिल्म मेकर के अकॉर्डिंग एंड फिर ब्रॉडकास्ट के लिए भेजना। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, डिजिटल मीडियम्स और भी ज़्यादा रेलेवेंट होते गए एंड अब मेजॉरिटी कंटेंट डिजिटल पे शूट होता है, चाहे वो आपका कैमरा हो, आपका फ़ोन हो या फिर एक सिनेमा कैमरा हो। डिजिटल फॉर्मेट्स अब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है एंड अब हम डिजिटल सिग्नल्स को ही डिजिटली मैनिपुलेट करते हैं। सो इसकी वजह से वो स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग वाला फेज कट आउट हो गया एंड कलरिस्ट reached where we are today। पॉइंट जो मैं रखना चाह रहा हूं इस हम डिजिटल सिग्नल्स को डिजिटली मैनिपुलेट करते हैं, तो हमें एक डिजिटल मीडियम की जरूरत है, विच इज ऑफ कोर्स अ PC और अ मैक। अब इन दोनों में से आपका कोई भी प्रेफरेंस हो सकता है, डज नॉट मैटर। पॉइंट इज हमारे दिए गए फुटेज को ये डिसेंट इनफ अगर हैंडल कर पाए तो अभी हमारे बिगिनर स्टेज के लिए ये ओके होना चाहिए। मेरे काम की वजह से मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक एडिटिंग सेटअप है जो यही है एंड मैं इसी पर चालू करने वाला हूँ। इन दो ऑब्वियस चीज़ों को साइड में रखने के बाद हमें और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली PC के बाद चाहिए आपको सॉफ्टवेयर। आप ऐसा नहीं है कि डिजिटल सिग्नल्स को बस कंप्यूटर पे डाला और उसे मैनिपुलेट कर लिया। यू नीड अ गुड एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर टू डू दैट एंड थैंक्स टू DaVinci Resolve इट इज़ फ्री एंड हम वही सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। सी जिस टाइप के फुटेजेस पर हम काम करेंगे वो मेनली लॉग या रॉ फॉर्मेट्स में शूट किए गए होंगे। हाँ, डेफिनेटली टाइम आएगा जब हम लो क्वालिटी फुटेज को इन हाई क्वालिटी फुटेजेस से मैच करने की कोशिश करेंगे, बट वो मेजॉरिटी केस नहीं है। बट हमें रेडी रहना है इन लॉग एंड रॉ फुटेजेस को हैंडल करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे दिखता है इज स्टोरेज। सी अगर आपके पास बजट है तो एक NAS में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपको एक बार करने के बाद सोचना नहीं पड़ेगा। ये हाई स्पीड देते हैं एंड इनका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी वैसा बजट नहीं है, सो आई एम रिलाइंग ऑन माई एक्सटर्नल SSDs। सी आई हैव दीज SSDs एंड आई हैव अराउंड 3 ऑफ देम जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करता था। इसमें भी मेरा यही यूज करने का प्लान है। मैं हर प्रोजेक्ट को एक SSD असाइन करता हूँ एंड जैसे ही 4th प्रोजेक्ट आता है मैं अपने पहले SSD को खाली करता हूँ एंड उसको
रीयूज करता हूँ। एक्सटर्नल SSDs आर अ चीप ऑप्शन। इंटरनल SSDs भी एक ऑप्शन है एंड दे आर स्लाइटली मोर चीपर देन दिस, बट उसके लिए आपको अलग से इंक्लोजर चाहिए अगर आप उसको सिस्टम के अंदर यूज नहीं करते हो। बट सिस्टम के अंदर यूज करने का प्रॉब्लम ये है कि वो परमानेंट हो जाते हैं। सो अ डार्क कंफर्टेबल रूम, अ मशीन एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस, ये 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट मेरे रिसर्च के हिसाब से देयर आर अ फ्यू आइटम्स जिनको मैं एक्स्ट्रास की कैटेगरी में डालूंगा। सो इनका होना मेरे को एक बेटर कलरिस्ट नहीं बनाएगा, बट इनका नहीं होना मुझे खराब भी नहीं बनाएगा। ये एक्स्ट्राज है एंड आई थिंक विथ टाइम हम ये ले सकते हैं, बट फॉर नाउ जो हमारे पास है हमें उसी से काम चलाना है। जब भी एक कलरिस्ट अपना फाइनल एक्सपोर्ट कर रहा होता है वो प्रोजेक्ट फाइल एक स्पेसिफिक कलर स्पेस एंड गैमा पर होता है, और ये डिपेंड करता है ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ही और शी इज वर्किंग ऑन। सो अगर उसका प्रोजेक्ट ब्रॉडकास्ट मीडियम के लिए है, इट इज यूजुअली गोइंग टू बी रेक 709 एंड गैमा 2.4। इस टर्मिनोलॉजी से अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें अभी सिर्फ इतना समझना है कि वर्ल्ड के हर डिवाइस जिस पर आप कोई भी कंटेंट व्यू कर सकते हो एक स्पेसिफिक कलर स्पेस और गैमा पर होते हैं। सो अगर मेरा कंटेंट एक टीवी पर व्यू होने वाला है उसका एक स्पेसिफिक कलर स्पेस है, अगर मेरा कंटेंट सिनेमा हॉल में व्यू होने वाला है उसका एक स्पेसिफिक कलर स्पेस है। ये कलर स्पेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहां जैसा दिखने वाला है हमें वो क्रिएट करना है यहाँ अपने स्टूडियो पर, जिसके लिए हमारे पास एक डिस्प्ले या एक मॉनिटर ऐसा होना जरूरी है जो उस कलर स्पेस को एक्यूरेटली रिक्रिएट कर सके। क्योंकि अगर हम यहाँ ही गलत देखेंगे तो वहां तो वो डेफिनेटली गलत दिखने वाला है। थोड़ा और इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, आपको जो यहाँ दिख रहा है वो आपके ऑडियंस को वहां दिखना चाहिए। ये मैच हमें मेंटेन करना है, और ये मैच मेंटेन करने के लिए कलरिस्ट यूज करते हैं एक कैलिब्रेटेड मॉनिटर। अब ये मॉनिटर्स बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि आप इनको कैलिब्रेट कर सकते हो हर कलर स्पेस और गामा के लिए। अगर आप कोई मूवी हॉल में डिस्प्ले होने वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप उसके लिए कैलिब्रेट कर लोगे, आप अगर टीवी के लिए काम कर रहे हो आप उसके लिए कैलिब्रेट कर लोगे। बट ये मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। सो अगर हम एक कैलिब्रेटेड मॉनिटर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या हमें कलरिस्ट नहीं बनना चाहिए? सी एक कैलिब्रेटेड मॉनिटर आपको हेल्प करेगा, बट देयर इज ऑलवेज अ जुगाड़। मैंने पहले भी प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं जहां पर हमारे पास कैलिब्रेटेड मॉनिटर एक्सेसिबल नहीं था। सो ऑल वी डिड वाज हमने उस स्पेसिफिक आउटपुट कलर स्पेस एंड गामा के लिए ही प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट किया, बट क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले या ब्रॉडकास्ट से पहले हमने उसे मल्टीपल डिवाइसेस पर टेस्ट कर लिया। हमने उसे फोन पर चला कर देखा, आईपैड पर चला कर देखा, एक टीवी पर चला कर देखा। ये सारी चीजें हमारे पास होनी जरूरी नहीं है, हम सिर्फ उसे टेस्टिंग के लिए बोरो करते हैं, जो हमें नोट डाउन करना है नोट करते हैं एंड देन लौटा देते हैं। सो अगर आपके पास कैलिब्रेटेड मॉनिटर नहीं है आप ये वाला मेथड डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज जो आप कर सकते हो इसे डील करने के लिए इज हैव दिस। Now this is a color calibrator। ये एक डिवाइस है जो आपके करंट मॉनिटर्स को कैलिब्रेट कर सकता है टू योर डिजायर्ड color space and gamma, but this even though not as expensive as the monitor itself is still pretty pricey। and जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स को भी आपको टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेट करना होता है यूजिंग दिस। सो आप घूम फिर के देख रहे होंगे ये एक सर्कल बन रहा है एंड ये डिवाइस भी कंपलसरी नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग फेज। अगर टेस्टिंग के समय मुझे हर डिवाइस पर वो कलर्स वो लुक अगर हर फुटेज का हर क्लिप का मिल रहा है देन ये होना नहीं होना डज नॉट मैटर, क्योंकि एंड गोल वही है, वो लुक हमें अचीव करना है एंड दैट इज आवर टारगेट। एंड जब तक आपका टेस्टिंग फेज होके जा रहा है आई डोंट थिंक ये हार्डवेयर्स मैटर करेंगे उतना। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा आइटम जो डेफिनेटली हर प्रो कलरिस्ट के पास आपने देखा होगा इज अ कलर पैनल। ये कलर पैनल्स दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर के लिए बने हैं एंड उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को बहुत ज्यादा इजी, फास्ट एंड एक्सेसिबल बनाते हैं। बट सिर्फ ये मेरे पास है इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बेटर कलरिस्ट हूँ, एंड ये मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं एक खराब कलरिस्ट हूँ। मैं फिर से वही पॉइंट ला रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ टूल। आप इसके बिना भी अच्छा कलर कर सकते हो। यस डेफिनेटली इट हेल्प्स बट इट्स नॉट कंपल्सरी। सिमिलरली एक और टूल जो आपने देखा होगा कलरिस्ट को यूज करते हुए इज अ पेन टैब। नाउ व्हाई आर दीज पेन टैब्स यूज्ड? पेन टैब्स जितना मुझे समझ आया आर यूज्ड फॉर देयर एक्यूरेसी। आप बहुत एक्यूरेटली अपने कर्व्स को, कलर व्हील्स को एडजस्ट कर सकते हो एंड वो माइन्यूट एंड डिटेल्ड चेंजेस कर सकते हो जो आपके सीन में रिक्वायर्ड है। पेन टैब्स आज के डेट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको वो एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी एंड ऐसा नहीं है कि आप खरीद लोगे एंड इसे यूज करने लग जाओगे। माउस को पेन टैब से रिप्लेस करने में कुछ चैलेंजेस आते हैं एंड इसके पीछे एक लर्निंग कर्व है, आपको कुछ टाइम लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट, सो द सूनर यू कैन डू द बेटर। अब अगर इन चीज़ों की लिस्ट में से सब कुछ मेरे पास है तो क्या मैं एक कलरिस्ट बन सकता हूँ? क्या इतना आसान है? सी ये सारी चीज़ें सिर्फ टूल्स है,
हमारा गोल है एक कलरिस्ट बनना, जिसके लिए हमें चाहिए नॉलेज और स्किल, और हमें उस पे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक पेंटर इसलिए अच्छा पेंटर नहीं है कि उसके पास वर्ल्ड की बेस्ट ब्रशेज़ है, वो इसलिए अच्छा पेंटर है क्योंकि उसे पेंटिंग आती है। तो वो पेंटिंग हमें सीखना है, अपने नॉलेज और स्किल पर काम करना है ताकि हम एक कलरिस्ट बन सके।